हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक परिमेय संख्या के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपकी गणित की विभिन्न संख्याओं में, विभिन्न क्षेत्रों में दोस्तों आपके परिमेय संख्या का बहुत ही योगदान रहा है। परिमेय संख्याओं के खोज के कारण ही दोस्तों हम लोगों ने गणित के बहुत सारे क्षेत्रों में अनेक प्रकार के महारत हासिल किया है, जिससे हमारे गणित का जो क्षेत्र का जो विकास है दोस्तों इतना बृहत हो पाया है। इसलिए हमारे आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी के जो भी मतलब कि विद्यार्थी हैं, उनको ये जानना अति आवश्यक होगा कि जो परिमेय संख्या वास्तव में होती क्या है। और परिमेय संख्या का दोस्तों जो योगदान है वो बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है गणित के विभिन्न शाखाओं और उनके क्षेत्रों में। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, परिमेय संख्या को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग परिमेय संख्या में ये जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या की हम पहचान कैसे करते हैं और परिमेय संख्या के बारे में हमें पता कैसे लगा। इन सब का अध्ययन दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में करने वाले हैं। और भी परिमेय संख्या से संबंधित कुल जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी होंगे मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक का बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ में हमारे प्राकृतिक में या हमारे इस संसार में कुल जितने भी वस्तुएं थे दोस्तों, उसे गिनने के लिए क्या पड़ी थी, संख्याओं की आवश्यकता पड़ी थी। और इन संख्याओं को निर्माण करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संख्या का निर्माण किया था, जिसे दोस्तों हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं। और इस प्राकृतिक संख्या का जो उपयोग है दोस्तों, वो किसी वस्तु को या किसी दोस्तों पदार्थ को गिनने के लिए क्या किया जाता है। बाद में धीरे 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 हमारे वैज्ञानिकों ने जब ये देखा कि जब कोई वस्तु को हम गिन ना सके, अर्थात जब कोई वस्तु है ही नहीं तो उसको हम कैसे गिन सकते हैं। यानी कि जो आपकी प्राकृतिक संख्या है उसका जो दोस्तों योगदान है वो किस लिए है, गिनती के लिए, गिनने के लिए, गणना के लिए है। लेकिन एक ऐसा वस्तु जो अपनी गणना को व्यक्त नहीं करता है, अर्थात तो अपनी उपस्थिति को व्यक्त नहीं करता है, तो उसकी अनुपस्थिति को हम किस संख्या से दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों उसको दर्शाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही लंबे समय तक अपने बुद्धि और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक नए अंक का निर्माण किया था, जिसे दोस्तों हम लोग शून्य के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, शून्य का जो उपयोग था वो किसी भी वस्तु को ना होने की उपस्थिति में प्रयुक्त किया गया था, जो अपने अनुपस्थिति को क्या करता है, प्रकट करता है। और जब हमारे वैज्ञानिकों ने इस शून्य को प्राकृतिक संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया, तो इस प्रकार से दोस्तों आपके प्राकृतिक संख्या के बाद एक नई प्रकार की संख्या का निगमन हुआ, जिसे हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो पहले आपका क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या आया, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आपका पूर्ण संख्या आया। अब धीरे 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 जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक गणित के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होते गए, गणित के विभिन्न संख्याओं के बारे में पता लगाते गए, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों उनके सामने गणित को लेकर अनेक प्रकार के उनके सामने चुनौती सामने आ रही थी। और ऐसे ही दोस्तों कुछ चुनौती कुछ इस प्रकार से थी, अर्थात जब उन्होंने किसी संख्या को ना होने की उपस्थिति में शून्य को क्या किया था, प्रकट किया था, तो अब उनके सामने दोस्तों ऐसे ऐसे कथन आ रहे थे कि मान के चलते हैं कि आपके पास दोस्तों क्या है, दो कलम है और आपने दो कलम किसी और को दे दिया, तो आपके पास कुल कितने कलम बचेंगे, तो आपके पास जो कलम बचेंगे दोस्तों वो एक भी नहीं बचेंगे। तो जब कोई कलम बचेगा ही नहीं तो इसको हम किस संख्या से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं शून्य से, क्योंकि शून्य जो होता है किसी वस्तु की ना होने की उपस्थिति को दर्शाता है। लेकिन जब हम ये दो कलम उसको दे दिए और हमारे पास कोई कलम है ही नहीं, अब हमें क्या चाहिए, लिखने के लिए कलम चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि किसी से पेन उधार मांग लेते हैं, या हम पेन उधार मांगे अपने फ्रेंड से या अपने दोस्तों से, या अपने मतलब फ्रेंड दोस्त एक ही होता है, मतलब किसी से अगर हम क्या करते हैं, फ्रेंड हम उधार मांग लेते हैं, या फिर हम मतलब कि दोस्तों उसके कहते हैं कि हम कुछ समय के बाद लेकर आपको दे देंगे। तो जो दोस्तों आपने उधार मांगकर जो आपने पेन लिया है, उस पेन पर आपका तो अधिकार है नहीं, क्योंकि ये जो पेन है आपका वो किसका है, जिससे आपने मांगा है। यानी कि आपने जो पेन है उस व्यक्ति से कर्ज लिया है, यानी कर्ज के रूप में क्या है, आपने उस पेन को हासिल किया है। तो दोस्तों अब जब आपने इस पेन को कर्ज लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पेन के ऋणी हुए, यानी इस पेन के क्या हुए, आप ऋणी हुए, यानी आपको इसको ऋण देना पड़ेगा। तो इस ऋणी को व्यक्त करने के लिए, इस ऋणी को प्रदर्शित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों एक नई प्रकार की संख्याओं का निर्माण किया, जिसे दोस्तों हम लोग ऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। इस संख्या का दोस्तों निगमन इसीलिए हुआ था क्योंकि आपके संख्याओं के साथ कुछ ऐसे ऐसे तत्व उभर कर आ रहे थे जिसमें आपके लाभ था तो हानि भी था, ऊंचाई था तो गहराई भी था, आपका अधिक था तो कम भी था। तो अधिक को, ऊंचाई को, लाभ को, इन सबको दर्शाने के लिए आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पर्याप्त था। लेकिन हानि को, गहराई को, कम को, इन सबको दर्शाने के लिए ये दोनों को दोनों संख्याएं बिल्कुल भी प्रयुक्त नहीं हो सकती थी। तो उस स्थिति में इन संख्याओं को दर्शाने के लिए, इन संख्याओं की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान और प्रयोग के आधार पर एक नई प्रकार की संख्या का निर्माण
किया था, जिसे दोस्तों हम लोग ऋणात्मक संख्या के नाम से जानते हैं। और जब उन्होंने इस ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या के परिवार में शामिल किया तो आपको एक नई प्रकार की संख्या मिला, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपके संख्या पद्धति में कुल 3 प्रकार के अलग अलग महत्वपूर्ण संख्याओं का क्या हुआ, उद्भव हुआ, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। परंतु दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों की जो खोज थी वो सीमित बिल्कुल थी नहीं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से वो गणित के विभिन्न क्षेत्रों में खोज करते जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार से उनके सामने गणित से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य सामने उभर कर आ रहे थे, जो तथ्यों को जानने के लिए वो काफ़ी क्या थे, हमारे वैज्ञानिक प्रयासरत थे। ठीक उसी प्रकार से जब उन्होंने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में दोस्तों जान लिया था, तो उनके सामने कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आए जिसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं में कुल जितने भी संख्या हैं, ये कोई भी संख्या है उनके संख्याक को प्रदर्शित नहीं कर सकती थी, उन्हें प्रकट नहीं कर सकती थी, उन्हें प्रयुक्त नहीं कर सकती थी। तो उस स्थिति में हम उन संख्याओं को प्रकट करने के लिए जिस संख्या का हम निर्माण किए, जिस संख्या को हमने प्रदर्शित किया, वही दोस्तों आपका परिमेय संख्या के रूप में जाना गया। तो इसे दोस्तों हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, लेकिन अभी जो दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आप लोग दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। मान के चलते दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास 10 मीटर लंबी कोई एक प्रकार का दोस्तों पाइप है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। ठीक, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने एक पाइप लिया और इस पाइप की जो टोटल मापांक है, जो टोटल इसकी लंबाई है दोस्तों, वो कितना है, 10 मीटर है। और हमें क्या करना है दोस्तों कि इस पाइप को 3 विद्यार्थियों में बांटना है। कितने विद्यार्थियों में बांटना है, 3 को विद्यार्थियों में बांटना है। और इन तीनों विद्यार्थियों में प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से पाइप चाहिए। यानी ये जो 10 मीटर लंबा जो आपका पाइप है, इसी पाइप को दोस्तों आपको 3 विद्यार्थियों में प्रत्येक रूप से समान रूप से क्या करना है, वितरित करना है इस पाइप को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस पाइप को 3 बराबर भागों में मोड़ देंगे। क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में मोड़ देंगे और 3 बराबर भागों में मोड़कर उसे काटेंगे। और काटने के बाद जो आपका पाइप निकल कर आएगा, उस प्रत्येक पाइप की कोई ना कोई एक निश्चित लंबाई होगी। मतलब जैसे कि 10 मीटर क्या है, आपका एक पाइप है, तो 10 मीटर पाइप में से आपने मान के चला दोस्तों कि ए से लेकर बी तक काट दिया। तो जब आपने ए से लेकर बी तक एक पाइप को काटा, तो हो सकता है कि पाइप कितना मीटर का होगा, 3 मीटर का होगा। कितना मीटर का मान के चलता, अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, ए से बी तक की जो पाइप होगा कितना मीटर का होगा, वो 3 मीटर का होगा। तो ए से बी तक की जो पाइप की लंबाई है वो कैसी है दोस्तों, निश्चित है ना। उसी प्रकार से जब आप 3 विद्यार्थियों में 10 मीटर लंबी इस पाइप को समान रूप से बांटिएगा, तो उन समान रूप में प्रत्येक पाइप की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान के चलते हैं कि जो प्रत्येक विद्यार्थी, जो 3 विद्यार्थी है, उन प्रत्येक विद्यार्थी को समान रूप से जो पाइप है वो x मिलती है। ऐसे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, मान लिया कि प्रत्येक विद्यार्थियों को समान रूप से x पाइप मिलता है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या गुणा वितरित पाइप की लंबाई बराबर में कुल पाइप की लंबाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस 10 मीटर वाले पाइप को 3 विद्यार्थियों में समान माप से क्या करना है, वितरित करना है। तो दोस्तों हम जब इस पाइप को 3 विद्यार्थियों में बांटेंगे तो इसको क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में मोड़ेंगे, तो हमें तो 3 को पाइप निकल जाएगा। यानी 3 बराबर भागों में मोड़कर जब इसको काटेंगे दोस्तों तो हमें 3 पाइप प्राप्त होगा। लेकिन क्या हमें ये पता होगा कि इन तीनों पाइप का जो माप होगा वो कितना होगा? ऐसा नहीं है कि उसका माप नहीं होगा, माप होगा ही होगा, लेकिन कितना होगा ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पर x मान लिया है कि मान लिया प्रत्येक विद्यार्थियों को समान रूप से x पाइप क्या होता है, मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल जो विद्यार्थी है दोस्तों वो कितना है, 3 को। अब वितरित पाइप की लंबाई कितनी है दोस्तों, x मीटर ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x मीटर। अब कुल पाइप की लंबाई कितनी है देख सकते हैं, 10 मीटर, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लेंगे 10 मीटर। अब यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, x मीटर बराबर कितना हो सकता है, 10 मीटर। अब बटा में हो जाएगा दोस्तों 3
10 मीटर बटा कितना हो सकता है 3। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर, देखिए यहाँ पर मीटर और मीटर दोनों कट जाएगा, तो x का जो मान निकलेगा दोस्तों वो कितना निकलेगा 10/3। कितना निकला दोस्तों 10/3। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हम अपांग छोड़ दिए, ठीक ना। यहाँ पर क्यों लिखे हैं कि समान रूप से एक्स पाइप मिलता है, तो एक्स पाइप का मतलब कि पाइप का संख्या यहाँ बता रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इसका मात्रक लगाते हैं। हमने कुल पाइप की लंबाई कितना लिया है, मीटर में लिया है ना, तो ये यहाँ पर भी क्या आएगा, मीटर में आएगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि समान रूप से x मीटर पाइप मिलता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वितरित पाइप की लंबाई x मीटर। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो हमने x का मान प्राप्त किया है 10/3, ये जो 10/3 है दोस्तों वो x के मान को, जो आपका नया संख्या मिला है उस मान को प्रदर्शित करने के लिए कोई आपके प्राकृतिक पूर्ण या पूर्णांक संख्या का जो संख्या के वो प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए। यानी कि आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जो संख्या है, पूर्ण संख्या में जो संख्या है और पूर्णांक संख्या में जो संख्या है, इन संख्याओं में से कोई भी संख्या x के मान के लिए प्रयुक्त हो रहा है, x के मान के लिए प्रदर्शित कर रहा है, इस स्थिति को प्रकट कर रहा है, इस स्थिति के मापांक को प्रयुक्त कर रहा है, नहीं कर रहा है दोस्तों। यानी कि जो 10/3 जो संख्या है आपका, ये तीनों प्रकार की संख्याओं से एक अलग है, यानी कि भिन्न है। और इसी के बारे में जानने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर विचार किया और उन्होंने विचार कर ये बताया कि हर वो संख्या जिसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग अंश और हर। तो अंश और हर आप लोग जन्म में करते हैं। अंश किसे कहा जाता है कि किसी भिन्न के ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम हर। तो कि हर वो संख्या जिसके अंश और हर को हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जो हर का मान होगा वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। तो उसी को दोस्तों हम लोग एक नया संख्या परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने इन तीनों संख्याओं के जीत के बाद एक नई संख्या पर जीत हासिल किया, जिसे हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर और अपने निरीक्षण के आधार पर एक परिभाषा बनाया, जो दोस्तों इस प्रकार से है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग परिमेय संख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर परिमेय संख्या का निगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस प्रकार से इस परिमेय संख्या के अस्तित्व का पता चला। तो आइए कुछ परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों परिभाषा में बताया गया है कि वैसी संख्या जिनके अंश, तो अंश कौन है दोस्तों 10, एवं हर, तो हर कौन है दोस्तों 3, को p/q के रूप में, p/q यानी कि यही दोस्तों आपका p है और यही दोस्तों आपका q है। तो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहां p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक कहने का मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो 10 देख रहे हैं वो पूर्णांक नहीं है। यानी कि पूर्णांक संख्या में जब जाइएगा तो देखिए 1 2, तो 1 2 से मतलब अनंत, यानी 2 से अगर आप आगे बढ़िएगा तो 3 मिलेगा, हो सकता है आगे 4 मिले, हो सकता है आगे 5 मिले। जब आगे 5 मिले तो हो सकता है कि आगे 200 जरूर मिलेगा। तो जो 10 आपका ये जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या में क्या है, सम्मिलित है। और जो आपका 3 है दोस्तों, 3 वो भी क्या है, पूर्णांक संख्या में सम्मिलित है। इसलिए 10 और 3 ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होना चाहिए। यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पूर्णांक क्यों बोला है। पूर्ण भी बोल सकता था क्योंकि 10 3 पूर्ण में भी सम्मिलित है। प्राकृतिक भी बोल सकता था क्योंकि जो आपके 10 3 है वो प्राकृतिक संख्या में भी सम्मिलित है। लेकिन पूर्णांक क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों आपका जो परिमेय संख्या है वो क्या होता है कि वो अपने धनात्मक होने के साथ साथ अपने ऋणात्मक स्वरूप को भी व्यक्त करता है। और ऋणात्मक स्वरूप को व्यक्त करने के लिए ना ही आपके प्राकृतिक संख्या काम आएगी, ना ही आपके पूर्ण संख्या काम आएगी। इस स्वरूप को व्यक्त करने के लिए केवल और केवल दोस्तों पूर्णांक संख्या ही काम आएगी। इसीलिए इसके भिन्न में जो अंश और हर का मान होता है उसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या के नाम से संबोधित करते हैं। और बताया गया है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप शून्य से भाग दीजिएगा तो वह संख्या जो होता है दोस्तों इन्फिनिटी प्राप्त होता है। मान के चलते हैं कि अगर आपने p में शून्य से भाग दिया तो ये कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, कभी भी अपने p/q के रूप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका मान अनंत आता है, इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित आता है। अपरिभाषित का मतलब कि जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो जब इसका परिभाषा ही नहीं
होगा तो फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ये p बटा q के रूप में है, ये परिमेय संख्या के रूप में है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपका जो हर का मान है वो शून्य के बराबर नहीं होगा, लेकिन हर के मान जो शून्य है उसको छोड़कर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो चाहे वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो, लेकिन बिल्कुल भी शून्य नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से आपका परिमेय संख्या का एक नया अस्तित्व मिला। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, आप लोग इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। इतना आप लोग के लिए समझना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन मैं दोस्तों जो वीडियो बना रहा हूं इससे दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि आप लोग का जो नॉलेज है वो काफी मैं डेवलप कर सकूं, अर्थात आप ये समझ सके कि आखिर जो परिमेय संख्या है वो हम पढ़ते क्यों हैं, परिमेय संख्या आखिर आया कहां से, परिमेय संख्या का उपयोग होता कहां है, वो परिमेय संख्या में जो संख्या है उनका जो निगमन है वो कैसे हुआ। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इतना विस्तृत से बताने का प्रयास करता हूं। तो उम्मीद है कि आपको जो परिमेय संख्या की परिभाषा है वो काफी समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से अगर आप इनके उदाहरण को देखेंगे तो उदाहरण दोस्तों आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो -2/9 है वो कैसा है, आपका एक प्रकार का परिमेय संख्या है। क्यों दोस्तों, क्योंकि -2/9 अपने p बटा q के रूप को दर्शा रहा है। देख सकते हैं कि 9 आपका प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है और आपका पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, लेकिन जो -2 है वो ना ही दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या हो सकता है और ना ही आपका पूर्ण संख्या हो सकता है। ये केवल और केवल क्या हो सकता है दोस्तों, यह पूर्णांक संख्या हो सकता है। मैं आप लोगों के लिए पूर्णांक संख्या का भी एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अगला नंबर में है कि 13/-5। मैंने दोस्तों उदाहरण इसलिए बदला क्योंकि इसके अंश में माइनस था, तो आप लोग सोचिएगा कि क्या हर में माइनस होगा, एग्जैक्टली दोस्तों हो सकता है। देखिए हमने हर में क्या किया है, माइनस को दर्शाया है, तो ये भी क्या हो सकता है, आपका परिमेय संख्या हो सकता है। परिभाषा बोलिए दिया कि इसका अंश और हर क्या हो सके, p बटा q के रूप में निरूपित हो सके, लेकिन p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो भैया जब p और q पूर्णांक होता है आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो p में धनात्मक पूर्णांक भी रख सकते हैं, चाहे तो ऋणात्मक पूर्णांक भी रख सकते हैं, चाहे तो q में आप धनात्मक पूर्णांक भी रख सकते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक भी रख सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं रख सकते हैं। इतना आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। और अगला है दोस्तों 5/2। देखिए ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है और ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी क्या हुआ, अपने परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित हुआ। अब बताता है यहाँ पर √4। तो अब आप लोग बोलिएगा कि जो √4 है इसे क्या हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि जो √4 है वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये आपसे कह रहा है दोस्तों कि √4 का मतलब मेरा वर्गमूल निकालिए। 4 बोल रहा है आपसे कि मेरा वर्गमूल निकालिए, यही वाला। हाँ मान लीजिए कि आपका कोई गलत दबा दिया, कोई गलत दबाया है ऐसे कस के, ठीक। तो जब आपको गलत दबाया है तो आपसे आपको मतलब देख आपको पुकार रहा है, पुकार क्यों रहा है आपसे, मतलब आपसे पैसा मांगने के लिए, वो आपसे कह रहा है कि हमारा के छोड़ाओ ये जो आपको गलत दबा रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये जो 4 है आपको कह रहा है कि हमारा वर्गमूल निकालिए। तो जब दोस्तों आप √4 का वर्गमूल निकालते हैं तो √4 का वर्गमूल क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो जब √4 का वर्गमूल दोस्तों 2 मिलता है तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। तो एग्जैक्टली इसे भी हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या आपसे चीख कर ये कह रहा है कि जो संख्याएं पूर्णांक हो p और q और उन्हें p बटा q के रूप में निरूपित किया जा सके वो क्या कहलाती है दोस्तों, आपके परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो अब आप लोग कहिएगा कि सर हमारे पास p, अब इसको हम p माने कि q माने, क्योंकि संख्या तो एक ही है, या तो 2 था, एगो p वाला एगो q वाला है, जो 2 है, एगो p वाला एगो q वाला, p वाला q वाला, p वाला q वाला, लेकिन ये तो खाली एक ही है। तो एक हम p माने कि हम q माने, तो इसको हम परिमेय संख्या बोले कि ना। तो दोस्तों आप इसे परिमेय संख्या बोल सकते हैं। आप सभी को पता है कि जिस संख्या के नीचे कोई चीज नहीं रहती है तो उस संख्या के नीचे एक छिपा हुआ रहता है, या किसी संख्या के ऊपर कोई चीज नहीं रहती है तो उस संख्या के ऊपर एक छिपा रहता है, यानी घात के रूप में एक छिपा हुआ रहता है। तो दोस्तों भले इसका हर का एक दिखे या ना देखे, इसके अंश का एक जरूर दिखेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपका 2 है वो क्या है, अपने p रूप में है, और जो आपका 1 है वो क्या है, वो q रूप में है, और 2 और 1 ये दोनों क्या है, अपने पूर्णांक रूप में है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 और 1 को एक p बटा q के रूप में अगर निरूपित हो चुका है तो इसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुल जितने भी प्राकृतिक संख्याएं देख रहे हैं, कुल जितने भी पूर्ण संख्याएं देख रहे हैं, कुल जितने भी पूर्णांक संख्याएं देख रहे हैं, इन सारे के सारे संख्याएं दोस्तों आपके क्या कहलाएंगे, आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे, क्योंकि इन सभी संख्याओं के नीचे क्या है, एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है, यानी सब अपने p बटा q के रूप को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए
इसलिए हम लोग प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्रत्येक पूर्णांक संख्या को एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बस उसके हर में शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या वास्तव में होती क्या है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 0/7, तो 0/7 को मतलब 7 को 0 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा आपका, निकल कर दोस्तों 0 आएगा। तो आप अब तो अच्छे समझ गए होंगे। तो जब भैया 0 है तो इसका मतलब परिमेय होगा। अरे भाई नीचे 1 छिपा हुआ है, भले हर में 0 नहीं है लेकिन अंश में है ना, हर में 0 होगा तो बिल्कुल परिमेय नहीं होगा। तो जब अंश में 0 है हर में 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। बात को समझ रहे हैं आप लोग। आगे दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, 5.3 है तो 5.3 को हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या। 5.3 को हम लोग परिमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों इससे भी हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5.3 अपने P रूप को दर्शा रहा है और 1 अपने क्या कर सकता है, Q रूप को दर्शा रहा है। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने ये बताया कि जो संख्याएं P और Q पूर्णांक होंगी उन्हें अगर भिन्न रूप में प्रदर्शित कर दें, मतलब P/Q के रूप में प्रदर्शित कर दें, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो हर है वो पूर्णांक तो है लेकिन जो आपका अंश है वो पूर्णांक नहीं है। यानी कि पूर्णांक संख्याओं के परिवार में कहीं पर भी 5.3 का स्थान है नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोग को उदाहरण पकड़ के समझा रहा हूं ताकि आपको परिमेय संख्या में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपको दिक्कतें ना हो, तो समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आपको देखने में लग रहा है कि 5.3 क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन इस चीज को दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक को हटाएंगे और 53 का अगर इक्वल करेंगे तो हो सकता है 53/10। क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा? क्या इनके संतुलन में कोई बदलाव होगा? हो सकता है। यानी 5.3 को आप 53/10 भी लिख सकते हैं और 53/10 को आप 5.3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 53 आपका बन गया पूर्णांक, अब 10 आपका बन गया पूर्णांक, P/Q के रूप में आ चुका है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन अपने माइंड में मत रखिएगा कि जो दशमलव वाला संख्या है वो आपका परिमेय नहीं कहलाएगा। ऑफ कोर्स कहलाएगा, क्योंकि वो आपको देखने में दशमलव है लेकिन वास्तविकता यही है कि वो भी अपने क्या है, परिमेय संख्या के रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके अपरिमेय संख्या को छोड़कर कुल जितने भी आपकी संख्याएं उपस्थित है, चाहे वो आपका सम संख्या हो, विषम संख्या हो, ऋण संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ये सारे के सारे संख्या दोस्तों आपके क्या कहला सकती हैं, परिमेय संख्या कहला सकती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो परिमेय संख्या था दोस्तों ये क्या हुआ, इसका परिभाषा समाप्त हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। परिमेय संख्या के बारे में दोस्तों आपने बहुत कुछ जाना होगा। परिमेय संख्या में जो आपके रोचक तत्व बताए गए हैं उसे दोस्तों आप लोगों को काफी दोस्तों ज्ञान मिला होगा और आपने परिमेय संख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, आपको इस वीडियो से दोस्तों ज्ञान मिला है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। फिर दोस्तों परिमेय संख्या संबंधी जो भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा तो हमारा जो वीडियो है काफी लॉन्ग बन जाएगा और आप लॉन्ग टाइम देख कर ही मेरे वीडियो का आप नहीं देख पाइएगा। आप मेरे वीडियो को स्किप कर दीजिए, अभी इसको दोस्तों देखिए नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में परिमेय संख्या संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।